नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही चौंकाने वाला सबूत लेकर के आए हैं। और कई बार ऐसा लगता होगा कि हमारे एसएसआर वॉरियर और हमारे जो प्रशंसक है सुशांत और दिशा के, वो कई बार उदास हो जाते हैं। और मैं बार बार उन्हें कहता हूं कि आप उदास मत होइए, निराश मत होइए। कुछ तो बात है ऊपर वाले में। ऊपर वाले सबका हिसाब करेंगे और ऊपर वाले हिसाब कर रहे हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं, जिसको नकारना मुश्किल होगा, और कम से कम ठाकरे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज जो आप हमारा हेडिंग देख रहे हैं कि ठाकरे के लिए जेल सज रही है, तो वो सज गई है। और सजाया हमने, आपने नहीं, सजाया ऊपर वाले ने है। और ऊपर वाले की सजा जब मिलेगी तो उसमें बहुत आवाज नहीं होती। लोगों को लगता है कि अरे 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल और चलेगा, अदालत में कैसे होगा, सबूत पेश किए जाएंगे, ट्रायल चलेगा। लेकिन जब ईश्वर की मर्जी चलती है तो सबके सब धरे रह जाते हैं। और वो होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो मित्रों, हम आपको आज फिर एक बार दोबारा अपने वॉरियर, जो सबसे बड़े लड़ाके हैं, योद्धा हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो अदालत में पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें। अब पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। आदरणीय नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सा सबूत लेकर आए हैं, जिस सबूत से पूरे देश में और दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जो दिशा और सुशांत के प्रशंसक हैं, जो एसएसआर वॉरियर हैं, जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, हर जगह से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमें संदेश भेजते हैं, हमें अपनी संवेदना पहुंचाते हैं, वो सब आज हमारे साथ हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, हमारे क्यूवाई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे, रंबल पे, बिटचुट पे और एक्स पे, फेसबुक पेज पे, सब जगह आप जा सकते हैं। QI.in, prakashtv.in, उसको भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं नीलेश जी। नीलेश जी, अब आप खुलासा करें कि वो कौन सा सबूत है जो सबकी आंखें खोल देगा और जेल जो सज रहे हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे उनके दरवाजे। देखिए, कल रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी जी के चैनल की तरफ से ये क्लियर किया गया कि उनके पास में जो सबूत अवेलेबल है उसके हिसाब से दिशा सालियान के मर्डर के बाद उसका मोबाइल फोन आगे 9 दिन तक, मतलब 17 जून 2020 तक एक्टिव था। उससे फोन हुए, व्हाट्सएप कॉल हुए और जो भी चीजें हुई है वो हुई है। तो इससे दो चीजें और आगे मतलब निकलकर सामने आ रही है। पहली चीज, उस समय का जो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, होपलेस छोड़े, क्रिमिनल, जिसने इसको कवर अप करने के लिए और उसको बचाने के लिए आदित्य ठाकरे एंड अदर्स को, उसका फोन सीज ही नहीं किया, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं। और दूसरी चीज, ये आरोपी लोग दिशा सालियान के फोन से ये चेक कर रहे थे कि इसने किन किन लोगों को, वो वाले सबूत जिनको ये चाह रहे थे, जिसके वजह से दिशा का मतलब मर्डर किया गया, तो वो वाली चीजें सुशांत सिंह राजपूत के अलावा किस किस से शेयर की, किस किस से बात की, क्या क्या इसके फोन में अवेलेबल है, क्या डिलीट किया, ये सब का आरोपी लोगों का जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो भी XYZ पुलिस अधिकारी की मदद से, तो उस मामले में मतलब उन्होंने जो सब उनका ये किया, और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और अराउंड 10 लोगों की संदिग्ध मौत, मतलब वही मर्डर करने का, या तो किसको एक्सीडेंट दिखाने का, किसको सुसाइड दिखाने का, किसको और क्या दिखाने, और कुछ तो पता भी नहीं चला कि मरा है या गायब हो गया है, जो भी हो गया है। तो ये सब चीजें जो हुई है, ये इस कड़ी की सबसे अहम मतलब इसका ये सबूत है। और
इससे आदित्य ठाकरे तो उनके खिलाफ तो ऐसे भी बहुत सबूत है, लेकिन इस एडिशनल लिंक की वजह से मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों का जो सही फेस है, सही चेहरा है, उनका मतलब चरित्र है, वो सामने आ गया है। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है उन पुलिस अधिकारियों को भी अरेस्ट करने के लिए कि आपने गैंगरेप, मर्डर और अगर बड़े क्रिमिनल ऑफेंस के कॉन्स्पिरेसी के आरोपियों को बचाने के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी रची और आपने आपके पुलिस पद का दुरुपयोग किया। तो ये बहुत बड़ा सबूत है उनके खिलाफ और ये बहुत बड़ा सबूत है एसआईटी के अधिकारी के खिलाफ कि आपके पास दिसंबर 2023 से एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन दिया, आप 1.25 साल से 1 साल से कर क्या रहे हो? आप जाकर वो पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो? आप आदित्य ठाकरे को अरेस्ट, उसके पहले तो सेकंड चीज है, आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया और उसके बाद में इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने इन मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीजें जो है इसका जवाब भी एसआईटी को, जनता को भी देना पड़ेगा और हाईकोर्ट में तो देना ही पड़ेगा। आपके पास जो सूचना है नीलेश जी कि वो 8 जून से 17 जून तक वो फोन किनके पास था, कोई इसकी जानकारी है? क्या वो आदित्य ठाकरे के पास था या रोहन रॉय के पास था? और रोहन रॉय क्या आदित्य ठाकरे की कस्टडी में था? क्योंकि रोहन रॉय एकाएक गायब हो गया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया है। वो फियांसे है, वो उसके साथ उस घर में मौजूद है, लेकिन रोहन रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं। रोहन रॉय गया कहां, इसकी भी पूछताछ नहीं हुई। न सिर्फ टेलीफोन, बल्कि रोहन रॉय भी एक बहुत बड़ा सबूत है। सुनिए, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं। सिंपल चीज, सारी जनता एसआईटी को सवाल पूछे कि दिशा सालियान के फोन का मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, उसके साथ में आदित्य ठाकरे, ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इनका सबका मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, बस पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि वो मोबाइल था कहां पर। रोहन रॉय का भी इसमें, रोहन रॉय के भी पास तो मोबाइल होगा ना, उसका अपना भी मोबाइल होगा। हाँ बिल्कुल, रोहन राय का भी मोबाइल निकालिए, वो हिमांशु सिखरे और कौन कौन थे उस पार्टी में, सबका निकालिए ना। और इसमें ना सबसे पहले, वो ठीक है उनको तो एक हो गया, ये रोहन राय को भी कस्टडी में लेने की जरूरत है। वो उसका रोल सिर्फ इतना नहीं था। रोहन राय जो था, उसने जो डील किया उन लोगों से वो अलग चीज है, लेकिन उसका रोल सिर्फ इतना नहीं था। उसका रोल आगे जाकर दिशा सालियान के पेरेंट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा है, इनके इनके ही इसमें चैनल में वो इंटरव्यू दिलवा रहा है, और बाद में आदित्य ठाकरे के लीडर को बुलाकर इनके माता पिता को बोलकर कंप्लेंट करवा रहा है। इसमें उसका क्या रोल है? उसका डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी ने जरूर करना चाहिए कि क्या हुआ। इस मामले को उठाने वाले 2 लोग मेन थे, ये बात सारे देश को मानना ही पड़ेगा और सब दिखती बात है। पहली चीज अर्नब गोस्वामी जी और सेकंड थे नीतीश राणे जी। तो इसमें दोनों लोगों को दबाने का पूरा ट्राई हुआ। अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करके उनको अरेस्ट करना, उनके खिलाफ में पिटीशन फाइल किया गया, और इधर नीतीश राणे जी के खिलाफ में भी केस रजिस्टर की गई। उनके पिताजी को उनको अरेस्ट किया गया, बेल लेना पड़ा, मतलब जो भी उन्होंने पुलिस ने किया। और दिशा सालियान के मैटर में बताओ तुम्हारे पास में क्या है, बताओ तुम्हारे पास में क्या है। तो ये जो सब किया गया, तो ये इस बात से, मतलब इस बात की तरफ क्लियर इंडिकेशन करता है कि इनके आरोप इतने सही जगह पर लगे थे, ये जो कर रहे थे उससे छटपटा कर उस समय के पुलिस अधिकारियों ने कॉन्स्पिरेसी के साथ ये काम किया। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं नीलेश जी कि ये केस सिर्फ दिशा सालियान या सुशांत की एक मौत भर का केस नहीं है। इस केस में जैसे फिल्मों में होता है, वो सब कुछ यहां पर एक्चुअल में दिख रहा है कि एक मुख्यमंत्री, उसका बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है और उस स्टेट का एक सबसे बड़ा शहर जो देश का आर्थिक राजधानी है,
उसका पुलिस कमिश्नर और उसके मातहत तमाम चेन ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर के एसीपी, डीसीपी, ये सबकी मिलीभगत हो करके एक लड़की के मृत्यु के मामले को दबाना, और उसके बाद जिस किसी ने भी आवाज उठाई, चाहे वो श्रीमान अर्नब गोस्वामी हो या नितेश राणे हो, नीलेश राणे हो, नारायण राणे हो, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करना मतलब डिवास्टेटिंग। इसका इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब उस सुशांत के मामले में कुछ सवाल उठे थे कंगना रनौत के द्वारा, तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर भेज करके उनके घर को इंक्रोचमेंट का बहाना लगा करके बुलडोज किया गया। तो इसलिए हम इस केस को उठा रहे हैं कि ये फिल्म देख रहे हैं आप, और पूरी दुनिया मौन है, पूरी सत्ता मौन है। सवाल यह है नीलेश जी, क्या मुंबई के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और मलवानी पुलिस स्टेशन के जो भी अधिकारी हैं जिसको आपने क्रिमिनल कहा, क्या उसके खिलाफ भी 302 का मुकदमा रजिस्टर होगा? क्योंकि वो भी इस मर्डर को बचाने में शामिल थे। वो लॉ क्या कहता है? आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, आ भी आ रही हाँ, है। आ रही है। हाँ, तो देखिए, दिशा सालियान के मर्डर के केस में मालवनी पुलिस स्टेशन के उस समय के पुलिस अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अरे इसको हटाइए। और उसमें और भी जो सीनियर पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, वो लोग डिस्ट्रॉइंग एविडेंस टू सेव द अक्यूज्ड फ्रॉम द सीरियस ऑफेंस ऑफ गैंगरेप एंड मर्डर, इसके आरोपी रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जिन लोगों ने दिशा सालियान का फोन को डिकोड करके उसका डेटा रिकवर करके सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और अन्य विटनेस को ठिकाने लगाना, ये जो सारे काम किए हैं, उसमें फिर सचिन वाजे हो या और कोई हो, ये सब लोग 120B में मर्डर के आरोपी है, और वो सब फांसी की सजा के हकदार है। इस अच्छा, केस में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ ये बोलिए बहुत ही बोलिए इंपॉर्टेंट प्लीज। पार्ट है। हाँ, एक तो ये तो बाजू में रखिए आप, ये इन्होंने तब एफआईआर नहीं किया था और एसआईटी अभी भी टेबल टेनिस खेल रही है, ये बाजू में रखिए। एक लॉ है, मतलब जिस लॉ के तहत इन्होंने कहा कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सबमिट रजिस्टर किया, एडीआर, सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। अब उस प्रोविजन में इन्होंने क्या किया, इनके ही एसीपी के पास में रिपोर्ट दिया, और उस एसीपी ने बोला ओके, केस क्लोज्ड, वो कोई इसमें मर्डर का केस नहीं बनता है। अब 2 गुना उस समय का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसीपी और जो भी डीसीपी था, उसका नाम मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ के साथ आएगा, चिंता मत कीजिए, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, और सबका हिसाब होगा इसमें। तो इन लोगों ने, या तो बहुत सिंपल चीज है, या तो ये बेवकूफ है, इनको लॉ नहीं मालूम, या तो इन्होंने डेलिबरेटली लॉ का पालन नहीं किया। तो क्या लॉ है, अगर आपने 174 का भी एडीआर रजिस्टर किया तो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने 2018 से गाइडलाइन देकर रखे हैं, पहले भी है लेकिन मैं 18 का बता रहा हूं कि वो केस में भी आपको रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है। एक दूसरा, हर जितना आप इंक्वायरी करोगे, हर इंक्वायरी के समय उसके रिलेटिव, मतलब दिशा सालियान के पेरेंट्स, उनको नोटिस देना कि आज मैं ये स्टेटमेंट, ये विटनेस को बुला रहा हूं, आप हाजिर रहिए, मैं यहां पर जा रहा हूं, आप हाजिर रहिए। इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट रिलेटिव। और तीसरा, जब आपने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली तो हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक कहा कि आपको इंक्वायरी की रिपोर्ट उनके फैमिली को देनी है।
ताकि वो कोर्ट में एक्स्ट्रा सबूत देकर इसको केस को एफआईआर में कन्वर्ट करा सके। अब इसमें ना तो कोर्ट को रिपोर्ट दिया, ना उसके फैमिली को रिपोर्ट दिया, और जो भी मांग रहा है उनको कह रहे कि नहीं हम रिपोर्ट नहीं देते, बल्कि वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो रिपोर्ट देने से पुलिस मना नहीं कर सकती। तो वो तब के तो पुलिस अधिकारी आरोपी थे ही, अभी जो जो अधिकारी मना कर रहे रिपोर्ट देने के लिए वो भी आरोपी है कॉन्स्पिरेसी में। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो है कि इसमें स्पेसिफिक हमने गैंगरेप मर्डर आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनू मोरे, ये सब नाम लिखकर सबूतों के साथ डायरेक्ट राइटिंग में कंप्लेंट दिया है। तो ऐसे में 154 में पहले एफआईआर रजिस्टर होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये एफआईआर अगर हमारी कंप्लेंट में एफआईआर डिस्क्लोज नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है आपके पास में 15 दिन का समय है। पहले 7 दिन बोला था, बाद में 2 वीक मतलब 14 दिन का। उसके अंदर उन्होंने लेटर देना है कि आपके इसमें कॉग्निजेंट ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा। हमारे केस में उन्होंने डिनाई नहीं किया, लेकिन 1.25 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं। 1.25 साल इंक्वायरी का उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रिया गावकर के बॉम्बे का केस है, बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, जिसका कंटेम्प्ट अभी एसआईटी कर रही है। उसके अलावा नीतीश राणे जी ने लेटर लिखा है पुलिस कमिश्नर को कि आप एसआईटी में मालवनी पुलिस का ही अधिकारी रख रहे हो। एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए कि जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जिसके हेड है उनके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन होगा, उनका जो असिस्टेंट है, उनका जो सबऑर्डिनेट है वो समझ इश्यू करेगा उनके ऑफिस में आने में। यहां क्या हो रहा है, एसआईटी के बॉस बन के बैठे हैं वो पीआई मालवनी पुलिस स्टेशन का चिमाजी आड़ाव, और उनके क्रेडेंशियल डाउटफुल है। उनके आदित्य ठाकरे से जो भी रिलेशन है इसके बारे में नीतीश राणे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राइटिंग में लेटर दिया। और इनके लेटर और ये तो बाजू में रखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधीर ओरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में 2004 में डायरेक्शन लॉ बना के दिया कि जब भी कहीं आरोप होते हैं पुलिस अधिकारी के खिलाफ तो उस पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड कोई भी पुलिस अधिकारी उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब इसमें तो वो पुलिस स्टेशन का अधिकारी, एसीपी, डीसीपी, यहां तक के आरोपी है, तो और वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीनियर पीआई चिमाजी यादव। और नीतीश जी के राइटिंग में रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको चेंज नहीं किया है। उस दिन जो लास्ट डेट पे, लास्ट मतलब ये अभी नहीं, जस्टिस उपाध्याय की बेंच के सामने जब हियरिंग हो रहा था तो कोर्ट में एसआईटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वही चिमाजी यादव फाइल लेके अपनी आ गए। तो अभी उन्होंने किया हुआ हर डॉक्यूमेंट इज इलीगल, वो इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज इलीगल। तो और देखिए उसमें अकेला कोई वहां का सीनियर पीआई आरोपी नहीं था, कई पुलिस अधिकारी ऐसे, कई कांस्टेबल से लेकर कई लोग हैं वहां के, वो अभी भी उस पुलिस स्टेशन में है और अभी तक यहाँ से उस पर इंक्वायरी हुआ ही नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात पता है नहीं है, आपके वीडियो के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि ये या तो पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे या तो होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी को बेवकूफ समझ रहे कि वो मैटर में टेबल टेनिस खेलने का बस उनको लग रहा है। या तो जनता को लॉ नहीं मालूम, कोर्ट को लॉ नहीं मालूम, वकीलों को लॉ नहीं मालूम, और यहाँ पर सिर्फ हमारा ही लॉ चलता है। लेकिन क्या है, ये जैसा बार बार मैं कहता हूं, अब्राहम लिंकन ने जो कहा था कि आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही पुलिस वालों के खिलाफ में केस था, रघुबर सिंह के केस में, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने का छोड़ के घुमा फिरा के बकवास रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रहे हो। तो उनको स्पेसिफिक कहा जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, बोले अब्राहम लिंकन का वर्ड है कि यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप 10 आदमी मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, एक आदमी 10 आदमी को बेवकूफ बना सकता है।
लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है, बहुत अच्छे से समझ ले। और अभी जो अर्नब जी ने इसमें जो मामला उठाया है और उन्होंने जो सबूत दिए हैं, चाहे वो किशोर तिवारी, जो सबके थोड़े-थोड़े पार्ट आ रहे हैं और बाकी का तो ओवरऑल ऑलरेडी है, ये सब उसको सप्लीमेंट कर रहा है और बार-बार ये साबित कर रहा है कि आदित्य ठाकरे झूठा है और वो इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उसको एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट करके कस्टडी में लेके ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उसको बेल नहीं देना चाहिए, उसको अंडर ट्रायल ही केस चलाना चाहिए। ये बात तो सही है। वो एक तरफ कौरव मीडिया खड़ी रहे, उनके जो बिके हुए दलाल मीडिया हैं वो एक तरफ खड़ी रहे। मैं समझता हूं कि अर्नब भाई और हमारा क्यूबाइब नेटवर्क काफी है उनसे मुकाबला करने के लिए, और हम दोनों मिल करके लड़ते रहेंगे, ये उनको सबको मालूम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था नीलेश जी, कि आपने राइटिंग में नाम के साथ कहा कि ये एफआईआर रजिस्टर करो। अब ये पूरी कानूनी रूप से आपका पक्ष स्ट्रांग है, ये बात अगर अदालत में उठेगी तो यस, पुलिस डिफेंस क्या लेगी? उनके पास कोई डिफेंस है क्या? ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। डिफेंस क्या रहने वाला है उनके पास? कि ये बोलेंगे कि नहीं इसमें हमारे एक जो सीनियर है वो उनका ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, उसका बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ का हमारा हफ्ता लेन देन चलता है, तो और उसमें आदित्य जी का भी उसमें एक हमारा लेन देन है, तो इसके वजह से हम इसमें एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकते। ये बोलने वाले क्या कोर्ट में आके वो? तो कोई डिफेंस नहीं है, सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति, ये आप जा करके नाम के साथ किसी के भी खिलाफ आप एक जिम्मेदार देश के एडवोकेट हैं, इतने जाने माने एडवोकेट हैं, वो नेम्ड एफआईआर करने की अब अपील कर रहा है और उसको मुंबई पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है, एसआईटी रजिस्टर नहीं कर रही है। तो जो भी एसआईटी के ये जो 3 ऑफिसर हैं, अभी तक चूंकि बदला नहीं गया है, तो ये तीनों ऑफिसर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है ऑलरेडी। अभी देखिए, एसआईटी के ऑफिसर के तो कंटेम्प्ट किया है, अभी उनको जवाब देना है कोर्ट में और अभी सारा देश देखेगा और कोर्ट भी देखेगा कि ये इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हुई। और लॉ, अब सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, दिस कंट्री इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। सरकार किसकी भी रहो, कार्रवाई तो लॉ के तहत होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि मोदी जी के गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे अजय मिश्रा टैनी जी, तो उनके बेटे का विषय हुआ तो उन पर एफआईआर हुई और उनको जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, बोला कि उनको बेल कैसी मिली, बेल कैंसिल का अर्जी लगाओ। बीजेपी गवर्नमेंट ने अर्जी लगाया और उनका बेल कैंसिल हुआ, वो जेल में गए। तो देखिए, किसी की भी सरकार हो, यहाँ तो एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि ये आरोपी लोग सरकार में नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। अब इस गवर्नमेंट से और कोर्ट से अपेक्षा है और जितना वो कर रहे, देखिए फडणवीस साहब ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने एसआईटी कंस्टिट्यूट की, उन्होंने केस को रीओपन करवा दिया। अब जो एसआईटी कर रही है इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ज्यादा फास्ट करना एक है, लेकिन और हमारा क्लियर कहना है ये एसआईटी के बस की बात नहीं है। मुंबई में रह के ये लोग नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ में कुछ, क्योंकि सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, लेन देन सब। वो हमने जो एक आई विटनेस दिया है सील्ड इन्वेलॉप में, उसका टेस्टिमोनी, आदित्य ठाकरे और सीनियर पुलिस अधिकारी मिलकर ओपनली ड्रग्स का बिजनेस कार्टेल चलाते हैं, ये उसमें एविडेंस है। बीजेपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश राणे जी ने भी यही आरोप लगाए हैं, नारायण राणे जी ने सीरियस आरोप लगाए, इसके बाद में भी ये एसआईटी कुछ कर नहीं रही है। इसलिए इसमें प्रॉपर जो हो सकता है, सीबीआई भी इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में टाइम पास कर रही है 5 साल से। इसमें एक्चुअल में ये चाहिए कि इसमें
कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। आप रेगुलर पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करो और कोर्ट को लगेगा ये पॉइंट पे ठीक नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन, उस पे इंस्ट्रक्शन देगा। हाँ, आपने नहीं उसका मोबाइल डिटेल निकाला क्या? क्यों नहीं निकाला? चलो ये निकालो, अगले डेट पे मोबाइल डिटेल, ये पॉइंट 15-20 पॉइंट लिख कर दे कोर्ट, जैसा हमने हमारे इसमें दिया है, और इस पॉइंट पर आप रिपोर्ट सबमिट करो, तब फिर जाकर इसमें तो नीलेश जी इस पूरे सिस्टम में रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एस्टैब्लिश होना है। कितने समय तक, चाहे केंद्र की सरकार या बस यही सवाल है। केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार कितने समय तक हिला हवाली करेगी, कितने समय तक टेबल टेनिस खेलेगी, कितने समय तक इसको टालेगी? कभी ना तो कभी वक्त आएगा जब उनको रूल ऑफ लॉ के सामने झुकना पड़ेगा। और अगर रूल ऑफ लॉ में, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि पिछले जो जस्टिस थे वो टेबल टेनिस खेलते रहे, डेट ही नहीं दिया तो टालते रहे, 1.5 साल तक टाले, दूसरे जस्टिस आ गए, उन्होंने हियरिंग शुरू कर दी। अगर मान लीजिए कि इन्होंने भी हिला हवाली की तो फिर कोई तीसरे आएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा टेस्ट होना है अदालत का, रूल ऑफ लॉ का, और इसी से एस्टैब्लिश हो जाएगा। पॉलिटिकल विल तो छोड़ दीजिए, अदालत ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि इसकी जो हियरिंग हो वो लाइव हो और पूरी दुनिया देखे कि कौन क्या दलील दे रहा है और जज साहब का मंतव्य क्या है? उस पे ऑलरेडी हमने राइटिंग में एप्लीकेशन दिया, हमने ओरल रिक्वेस्ट छोड़ी है, हमारा राइटिंग में एप्लीकेशन है और उसमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस केस में इसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मैथ्यू नेदुम्पारा वाला केस, स्वप्निल त्रिपाठी वाला केस, उसमें डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है कि जितने पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर है उसमें लाइव टेलीकास्ट कीजिए और तो उसको छोड़ दीजिए। अभी कई हाईकोर्ट का तो वैसा भी लाइव दिख रहा है ना। और इसमें जस्टिस इनका उदय ललित साहब का जजमेंट था, प्रद्युमन बिष्ट का, बेसिक चीज है। उन्होंने कहा ये कि यहाँ सीक्रेट क्या चल रहा है, नथिंग हैपेंस प्राइवेट हियर, ये पब्लिक कोर्ट है, पीपल्स कोर्ट है। तो इसमें एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल अभी देखिए किसी लड़की के अत्याचार की केस है, उसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं इन कैमरा, वो समझ सकते हैं कि उसका टेस्टिमनी वो विषय इन कैमरा। अगर किसी विटनेस की जान को धोखा है उस समय भी समझ सकते हैं इन कैमरा। लेकिन अभी इसमें तो हियरिंग हो रही है और खुद आदित्य ठाकरे आके इंटरवेंशन लगा रहा है ना वो केस में, तो इसमें आपको देश की जनता को ये बताने का क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और एक दूसरा और एक सीरियस पॉइंट इसमें है जो हमने हमारे आईए में लिखा है। आप देखिए ये जो पुलिस अधिकारी थे, कौन रिटायर्ड, इन लोगों ने मिलकर, कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, कोई एक्टिविस्ट, कोई जो भी हो, उनके नाम जो भी टाइटल उन्होंने दिए है, उन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक पिटीशन लगाया PIL, कहां पर, बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश नवलखा नाम से। और क्या के लिए लगाया कि अर्नब गोस्वामी जो इतना दिखा रहे हैं ये दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत का मैटर का, ये मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, तो बोले इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट का कार्रवाई होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप वो केस में वही लोग कैसा फंस गए अभी देखिए। पहली चीज इन लोगों ने तब तो लगाया था, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने अब नहीं लगाया कि जब उद्धव ठाकरे का खुद, उनके पार्टी का खुद स्पोक्स पर्सन किशोर तिवारी कह रहा है कि दिशा सालियन के पार्टी में आदित्य ठाकरे था कैबिनेट मिनिस्टर, तो इसका इंक्वायरी करो, इसका कोई अर्जी नहीं लगाया उन्होंने। SIT बिना FIR के इन्वेस्टिगेट कर रही है, नाम देने के बाद में भी इसका कोई PIL नहीं लगाया उन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, उसको बाजू में रखते। हाँ, हम ऐसा आरोप नहीं कर रहे कि उस समय आपको वो करप्ट पुलिस वालों ने स्पॉन्सरशिप दिया था। हम ये भी आरोप नहीं कर रहे कि आदित्य ठाकरे से पैसा लेके आपने लगाया था, आपको हफ्ता, कोई प्रॉब्लम, हम वो कोई आरोप नहीं करते, बाजू में रखो उसको। उसी केस में इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच, उस समय के चीफ जस्टिस और अभी के सुप्रीम कोर्ट जज दीपांकर दत्ता जी ने डायरेक्शन दिया कि मीडिया से
बात में जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्टेड भी आ सकती है, मैनिपुलेटेड भी आ सकती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलर इंटरवल पर अपडेट दे, इन्वेस्टिगेशन का प्रेस नोट दे। अब हमने उसका ही कंटेम्प्ट लगाया है इन पुलिस पे भी और हमने सीबीआई पे भी लगाया है। 5 साल से क्या कर रहे हो आप? और आपने क्या पब्लिक को इंफॉर्मेशन दिया कि आप ये नहीं बता रहे कि ये केस में अपडेट्स क्या है। किशोर तिवारी ने कहा कि हाँ, हमने पुलिस को मैनेज करके आदित्य ठाकरे को बचाया। अरे तो था क्या, हुआ क्या? किशोर तिवारी जी को बुलाइए, उनसे सबूत लीजिए। वो अगर पूरा किशोर तिवारी जी के पास जितना वो बोल रहे हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा है उनके पास में। तो किशोर तिवारी जी को बुलाकर उनको इंट्रोगेशन कीजिए। उसके साथ में आप नीतीश रानी जी, तो उनके पास पेन ड्राइव है और 2 आई विटनेस है, ये तो छोड़िए, 2 आई विटनेस है। उसके बाद में पुलिस अधिकारी विटनेस है, जो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मतलब अभी ठीक है दिया जाने वाला है, जो हमारे एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी और बाकी जो टीम है वो बना चुकी है, उसमें आई विटनेस नेम बता नहीं रहा हूं, डिटेल टेस्टोमनी, सील्ड कवर, आई विटनेस नंबर 2 पूरा डिटेल, सील्ड कवर। उसके बाद में 3 सीनियर ऑफिसर वो भी विटनेस है। ऐसी लिस्ट विटनेस की, एविडेंस का डिटेल और ये लॉ, उसके बाद में ये डायरेक्शन कोर्ट ने देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इतना सारा बन चुका है। तो अभी मेरे हिसाब से इस केस में एकदम ऐसा क्रूशियल मोड पर आ चुका है केस, और अभी जो डेट नहीं हो सकता है इसको, तो अपने उपाध्याय जी आउट ऑफ स्टेशन थे, वो पहुंच रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को मेंशन करके उसका सर्कुलेशन लेके डेट लेंगे, जैसी डेट आएंगे आपको बता दी जाएगी। तो इसमें मेन क्रूशियल है कि इन लोगों ने जो तो इन लोगों ने जो खुद डायरेक्शन लिया था उसमें ये खुद इन लोगों ने जो खुद डायरेक्शन लिया था उसमें ये फंस गए हैं कि इनको पुलिस को रेगुलर अपडेट देना है जनता को। तो और दूसरा जो हमने बताया है कि पुलिस आर बाउंड टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, दिशा सालियान के फैमिली को एक देना है। दूसरा, एक केस में इन्फॉर्मेंट रशीद खान पठान साहब है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन, ये इन्फॉर्मेंट है इसमें अभी नए एफआईआर के लिए, तो इनको भी एक कॉपी देना है। यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई के जजमेंट के डायरेक्शन है और भी डायरेक्शन है कि इन्फॉर्मेंट को भी कॉपी देना है आपको, आपने जो पहले का हम जो मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मतलब हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, इसमें कल चल के अगर किसी को लगा, इन्फॉर्मेंट को लगा कि सीधा स्पेशल कोर्ट, जो महिला अत्याचार के जो स्पेशल कोर्ट्स है, पॉक्सो के वगैरह जो भी ड्रग्स वाले, और इसमें जो भी सेक्शंस लगे और इवन अदर प्रूफ्स जो है कि इनके ऊपर यूएपीए लगेगा आदित्य ठाकरे के खिलाफ में, अगर वो उसकी टेस्टिमोनी प्राइमा फैसी कंसिडर की गई, इनके ही दोस्त की, आदित्य ठाकरे की, कि ये लोग अल जजीरा नेटवर्क के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी है। तो अब लगा कंप्लेनेंट को कि ये हमको सीधा कोर्ट में केस फाइल करना है, कोई जरूरत नहीं है अभी ना पुलिस की ना सीबीआई की, कुछ नहीं। तो उसमें कोर्ट में डायरेक्ट विटनेस एग्जामिन कर सकते हैं। विटनेस एग्जामिन करने के बाद में कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है आरोपी का इश्यू प्रोसेस करके 204 सीआरपीसी में, और केस चलेगा। तो ये भी एक उसमें प्रोविजन है। तो इन सब चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस परस्यू कर रहा है उसको और इस देश को हर इंफॉर्मेशन रिसीव करने का अधिकार है।
पुलिस डिनाई नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन इसमें। हाँ, आप बोलिए। तो उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट होगा ना, तो सीबीआई के ऑफिसर भी फंसेंगे बुरी तरह से, उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। जो भी इसमें बचाने का ट्राई करेगा वो सब फंसने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि सीबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा, और सीबीआई भी एक प्रकार से कंटेम्प्ट कर चुकी है, वो सजा का हकदार हो चुका है। एसआईटी भी कंटेम्प्ट कर चुकी है, सजा का हाँ, हकदार हो चुका है। सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय और सिकरे और जितने लोग उस पार्टी में हैं, ये सभी मर्डर केस में ही इन्वॉल्व होंगे, या ये होगा कि भाई किसने हत्या की वो होगा, या ये सभी के सभी मर्डर केस में इन्वॉल्व होंगे? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, अगर किसी ने मर्डर किया और दूसरा उसका साथ दे रहा है, या तो कम से कम मतलब कैसा कि एक बॉडीगार्ड है उनका, वो मर्डर कर रहा है और सपोज आदित्य ठाकरे खड़े हैं वहां पर, तो इनका इंस्टिगेशन हो गया, इनका एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन हो गया, तो ये सब लोग उसके हकदार हो गए मर्डर के। लेकिन सपोज जो पार्टी में दूसरे बच्चे थे, वो डर के मारे, इनको डरा दिया गया, तो वो डर के मारे शांत थे, तो वो मर्डर के हकदार नहीं रहेंगे। लेकिन आईपीसी 201 202 कि आपके सामने मर्डर हुआ, आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, आपने एविडेंस छिपाई, ये उसके हकदार होंगे। रोहन राय जैसे है वो एक्स्ट्रा क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, नीतीश राणे जी को फंसाने के लिए होगा, या तो फिर आरोपी को बचाने के लिए होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, या जो भी उसने काम किया एक्स्ट्रा आगे जाकर, तो वो फिर उनका रोल डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर फिर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने अगर उसमें ये किया था कि हाँ भाई मैं अभी इसमें आपका साथ दूंगा, आपने मर्डर किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ आप मेरे फ्लैट पे, अगर ऐसा उनका रोल मिलता है तो वो 302 के आरोपी बनेंगे। दो सवाल और पूछ लेता हूं चलने से पहले। एक तो एडीआर जो लिखाई गई और 1 महीने के अंदर कंफर्म कर दिया गया कि हाँ साहब ये एक्सीडेंटल डेथ ही था, तो उसमें आपने बहुत तकनीकी सवाल उठाया है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिशा के परिवार को कंसल्ट करना अवश्यंभावी था। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जिन जिन पुलिस वालों ने कहा किया है, उसके खिलाफ कौन सा केस होगा? जो उन्होंने नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसका क्या होगा? वो आईपीसी 166 वगैरह सेक्शन है कि नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डायरेक्शंस ऑफ लॉ, कि और इसमें टू सेव द अक्यूज्ड फ्रॉम द मर्डर चार्ज है ना, तो वो एक सेक्शन अलग से लगेगा। और क्रिएटिंग ए फुल रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आईपीसी 218 से लेकर और 190 टू 191 जो वाली वो रेंज है परजुरी वाली, वो वाले सेक्शन, देन यूजिंग ए फोर्ज रिकॉर्ड एज जेन्युइन वन, ऐसे कई सेक्शंस लगेंगे उनके ऊपर। तो ये तो बहुत मतलब आप ये मतलब कह रहे हैं सीरियस हो नीलेश जाएगा। जी कि वो उनके ही इन्वेस्टिगेशन को आधार बना करके आपने उन्हें फंसा दिया है, मतलब वो पूरी तरह से फंस गए हैं। वो अगर वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल डेथ था, तो उसके इंक्वायरी के प्रोसीजर में ही वो खुद को फंसा चुके हैं, और इसका कोई डिफेंस नहीं होगा कोर्ट में, उनके सामने कोई डिफेंस वो पेश नहीं कर नहीं नहीं, पाएंगे। नंबर 1। डिफेंस तो गया वो, तो कोई डिफेंस का विषय नहीं है इसमें। इन्होंने क्या समझा था, इनको लगा था पब्लिक बेवकूफ है और हम ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो भगवान है ना, तो ऐसा अकड़ किसकी टिकती नहीं है। रोहन रॉय क्या अगर अप्रूवर आज बन जाता है, मान लीजिए, क्योंकि रोहन रॉय बहुत मजबूत कड़ी है इस पूरे हाँ, प्रकरण में, बाकी तो बेचारे डर गए होंगे या डरा दिया गया होगा। रोहन रॉय ने एक तो वो फरार रहा, और उसके बाद भी वो कोशिश करता रहा इस पूरे मामले को भटकाने का, डिस्ट्रॉय करने का। उनके माँ बाप को भी कन्विंस करके उनको डराया और एक स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं कोई बात नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। और अब उनके माता पिता का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज क्या रोहन रॉय के यस सामने कोई यस। ऑप्शन है? आज क्या कोई ऑप्शन है रोहन रॉय के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट बदल ले और अप्रूवर बन जा और कहे कि भैया ये मर्डर हुआ था और ये लोग थे? अगर वो ऐसा कर देता है तो रोहन रॉय के बचने की संभावना है? देखिए, पहली चीज, रोहन राय को छोड़ दीजिए, ऑलरेडी एक आई विटनेस है जो पार्टी में मौजूद था, जिसने इनको देखा है। आ, आ, ये सारा रेप मर्डर वाली चीजें सारी, और उसने वो ये भी विटनेस है, पुलिस वालों ने उनको कैसा पीछे से बाहर निकाला, क्या किया, सब
वो चीजें ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। चाहता है अप्रूवर होना तो अप्रूवर का लॉ है, उसने पूरा डिटेल टेस्टिमोनी देना है। एक वो अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा कि हाँ ये कंप्लीट है और कोर्ट सेटिस्फाई हुआ तो फिर उसको माफी दे सकते हैं, अप्रूवर बना सकते हैं, और उनके स्टेटमेंट पे फिर उसके अगर पूरा टेस्टिमोनी सही है तो फिर इन सब लोगों को फांसी हो सकती है, आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक बात तो तय हो गई कि सबूत लोग अभी तक कह रहे थे, और ये मैं आपको बताऊं नीलेश जी, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के दलाल पत्रकार जो इस पूरे केस को निपटाने में लगे हुए हैं, वो ये फैला रहे हैं कि साहब अब तो कोई एविडेंस बचा नहीं है और सबूतों के अभाव में ये सारे लोग बच जाएंगे। अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होगी तो उनका ये कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो एक्सीडेंटल डेथ था। सुशांत का भी एक्सीडेंटल डेथ था, 7 दिन के अंदर में 2 एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं। मतलब इतना इतना पापी ये लोग हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नीलेश ओझा मौजूद है वहां पे, क्यूबाइट नेटवर्क का आशुतोष खड़े हैं और अर्नब गोस्वामी भी खड़े हैं। मैं अर्नब जी को फिर एक बार बधाई देता हूं कि वो फिर से उन्होंने कमान संभाल लिया है, और मैं समझता हूं कि हम दोनों काफी हैं इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए। और अगर नीलेश जी और आपके 50 वकीलों की टीम जो रात दिन काम कर रही है, जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें उन ईमानदार पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के और कुछ है, कई ऐसे सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिन लोगों ने इस केस के कई अहम सबूत जनता के सामने लाए। डायरेक्टली नहीं लाए, किसी और के थ्रू लाए, लेकिन उनके दिल में ये बात चुभ गई कि एक लड़की की मतलब अबला नारी का तुम अत्याचार करोगे, मतलब उसको एक पहले तो छोटी बच्चियों के साथ जो तुम गलत करोगे, उसका विरोध करने वाले का तुम जो उसके साथ गलत करोगे, उस आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार, जी बोल लीजिए अगर आ रहे हैं तो आप तो। अभी आ रही, हाँ अभी आ रही क्या? जी आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ तो ये, हाँ तो उनका भी अंदर से उनके सत्सव विवेक बुद्धि जो थी, उनका अंदर से जमीर जाग गया, या फिर वो पहले से अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि इसको हम छोड़ेंगे, और उन्होंने अपनी जो लिमिटेशन थी उसके तहत बाहर ना आते हुए अच्छे तरीके से जो जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, कई चीजें अभी बाहर नहीं है, कई चीजें बताया भी नहीं गया है कई लोगों को। अभी जैसा चलेगा ना केस, उस समय जो मालूम पड़ेगा, ये जो ये चला रहे डिस्करेज करने के लिए कि कोई एविडेंस नहीं है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो गए, ये नैरेटिव बोलना तुम्हारे पास रखो तुम। नाम के साथ राइटिंग में कंप्लेंट दी है, एफिडेविट पे हाईकोर्ट में बोला है, और रशीद खान पठान साहब के 150, 200, 300 पेज के 3 एफिडेविट है विथ एविडेंस, वो भी कम है, पूरे नहीं दिए एविडेंस। आदित्य ठाकरे का एक एफिडेविट है, एक वर्ड नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 वो बीजेपी से स्पॉन्सर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तू ये बता कि भाई तू उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था तो तेरा मूवमेंट रजिस्टर ये सब लाकर दे दे, तेरा मोबाइल टावर लोकेशन ला के दे दे, वो भी नहीं बता रहा। ये बता कि रिया चक्रवर्ती की तेरे संबंध नहीं थे, तूने क्यों झूठ बोला? और दिशा सालियान का जिस दिन मर्डर होता है उसी दिन 8 जून को तू रिया चक्रवर्ती को तू बोलता है या तेरा आदमी बोलता है कि वहां से निकल जा सुशांत सिंह के वहां से। बाद में जिस समय सुशांत सिंह का मर्डर होता है उस समय तेरे और रिया के 44 बार फोन कॉल होते हैं। बाद में ड्रग्स के बिजनेस का पूरा चैट रिकवरी। और एक वर्ड लिख लीजिए आप, हाइड्रोपोनिक वीड का कंजम्पशन करते हैं आदित्य ठाकरे, दैट इज प्रोहिबिटेड, वो भी ऑफेंस है। इसके अलावा करण सजनानी के केस में क्राइम
नंबर 15 ऑफ 2020 कवर किए हैं रिया चक्रवर्ती, करण सजनानी और नवाब मलिक के दामाद समीर खान। उसमें जो चीजें निकली है ना मिस्टर आदित्य ठाकरे, वो उनको बहुत बेहतर, उनको भी पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता है, हमारे टीम को पता है, बाकी जनता के सामने हम चाहते कि एसआईटी दे। उस समय जो तहलका होगा उस समय देखने लायक होगा। तो अभी तो मैंने बता दिया, अभी जो ऑनेस्ट पत्रकार जो कहते हैं खुद को, आप जाकर सवाल पूछिए एसआईटी से कि जो ये बातें कही गई है उसमें आपका क्या कहना है। आदित्य ठाकरे से पूछिए कि तुमने इतना झूठ क्यों बोला, और जब हाईकोर्ट में गया इंटरवेंशन लेके तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये वाला पॉइंट झूठा है, वो सिर्फ ये कह रहे कि नहीं 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 बीजेपी के आरोप ऐसा चलेगा, और आपने आपका मोबाइल टावर लोकेशन क्यों नहीं दिया, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था वो झूठा साबित हो गया, और एक बार नहीं कई बार झूठ साबित हुआ आपका। तो ये जो, और एक मतलब सारी जनता, राजदीप सरदेसाई अभी इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहा है? राजदीप सरदेसाई आपके पिटीशन को आधार बना करके सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? यस यस, और राजदीप सरदेसाई ने जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था तो आरजे रौनक ने बहुत सही पंच मारा था, ना तेरे सवालों में दम था ना उसकी आंखों में कोई गम था। तो ये जो है ना, ये तुम्हारी पंचतंत्र की जो फिल्मी स्टोरी है ना, वो हमको मत बताओ। आप ईमानदार अगर होगे तो आप ये सारे सवाल उनसे पूछो और उसके जवाब देश के सामने लाओ कि ये झूठ तुमने बोला है, तो उसके ऊपर तुमको क्या कहना। राजदीप सरदेसाई ये सारे सवाल पूछे, वैसा राजदीप सरदेसाई तो आरोपी है अपने केस में, इंडिया टुडे ग्रुप आरोपी है इसमें। और आप गौर कीजिए, आप सब बंद हो गए, इनके जो नैरेटिव बिल्डिंग वाले सब थे अभी वो सब बंद हो गए जब से उनके ऊपर केस कर दिया है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे प्रकाश बोरी जी के केस में आदर पूनावाला को बचाने के चक्कर में 12 लाख करोड़ रुपए का केस में कोर्ट ने नोटिस निकाला है डिफामेशन कॉम्पेंसेशन का। तो तब से अभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी थोड़ा हिसाब में लग रहा है हमको। तो ये जो है, ये सारी चीजें, कई फैक्टर्स है इसमें, मतलब बोलने जाए तो समय कम पड़ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली जितना ज्यादा मीडिया ऑनेस्टली काम करेगा उतना जल्दी ये केस सॉल्व होगा। और हम बार बार कह रहे हैं, बहुत एक सवाल मैं पूछ लूं जरा, रिया चक्रवर्ती, सम सचदेव और इसका आपने जिक्र किया आदित्य ठाकरे का, वो कौन सी दवा लेते हैं? करण सचदानी, तो ये कौन सी दवा ले रहे हैं? इसका क्या पूरा है अभी? क्योंकि इनके जो कॉर्पोरेट बॉयफ्रेंड को ये कह रही हैं कि मैं तो इनोसेंट थी, और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है रिया चक्रवर्ती। वो लोगों को बताती है, चैप्टर 2 प्रोग्राम कर रही है। चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 में जो गड़बड़ी हो गई तो चैप्टर 2 लाइफ को बिगिन करो। अद्भुत चल रहा है इस देश में नाटक। नहीं, सुने देखिए, आदित्य ठाकरे हाइड्रोपोनिक वीड लेते हैं, ये वहां का इसका है नारकोटिक्स ब्यूरो वाला, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहां का रिकॉर्ड में से बता रहा हूँ। उसके बाद में करण सजनानी जो है उसके चैट रिकवरी, रिया चक्रवर्ती का चैट रिकवरी में उसने क्या किया था, वो फोन दिया नहीं था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब उसके यहाँ जब रेड किया, अंदर से जो छुपा के रखा हुआ था वो फोन लिया, उसको फॉरेंसिक में बेच के जो रिकवर किया, उसमें से उसका और आदित्य ठाकरे का जो कन्वर्सेशन निकला है वो डिपार्टमेंट पब्लिक के सामने कर दे। बस मैं कहता हूं इसी पे आप ये चलाओ, और तो वो नहीं करेंगे तो ये चिंता मत करना, ईमानदार अधिकारी बहुत है, उसका कॉपी भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन इनको कह रहे हैं हम, इनको हम बार बार सामने ला रहे हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह ने दीपिका पादुकोण एंड 170 करोड़ रुपया जो भी लिया उसने उस केस में, तो अभी देश ये पूछना चाहता है कि आदित्य ठाकरे से कितने का डील हुआ भाई तुम्हारा, बाद में डीनू मौर्य से कितने रुपए का डील हुआ है, बाद में ये इसका जाने दीजिए, अभी मैं बाकी नाम नहीं लेता हूं। अच्छा, मतलब ये लोग ये सोच रहे हैं कि देश को क्या है कि मीडिया में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं जो हमारी ब्रांडिंग कर देंगे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, ये जो चैट हुई है इस चैट पर तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, तो इनको ये लगी हुई है। और हमारे जो पता नहीं हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे महाराष्ट्र के, वो क्यों उनको इतना लूप दे रहे हैं?
अब भाई फिनिश हो गया ना, उनको पॉलिटिकली भी फायदा नहीं होना है। बाला साहब ठाकरे कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं थे, सबको मालूम है, सिगार पी करके शेर के सवारी करते थे वो। तो ये बात क्यों हो रही है, ये भी मैं अपील कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि देश को रूल ऑफ लॉ में भरोसा रहने दीजिए और आप अपना अपना कुछ इकबाल दिखाइए। जी नीलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, देखिए क्या है, सरकार, देखिए फडणवीस साहब ने केस रीओपन कराया, एसआईटी का इंस्टीट्यूट किया, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ मानना पड़ेगा। बीजेपी के बीजेपी के और अमित शाह जी की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का केस टिका रहा, सीबीआई को गया। इवन मोदी जी के इंटरवेंशन की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद थे, उनके वजह से सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि वी हैव नॉट रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर। सुशांत सिंह केस का मर्डर हुआ, ये एंगल हमने रिजेक्ट नहीं किया है, उस पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये स्टेटमेंट सीबीआई को ऑफिशियल देना पड़ा कब? एम्स का डुप्लीकेट पोस्टमार्टम, बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद का स्टेटमेंट है, मतलब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पे अभी ये तो सरकार का जो विषय, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, स्लो पेस में चल रहा है। तो अब इस पॉइंट पे मैं उस पे बाद में आता हूँ, जैसा पहले चला था इसका, वैसा ही सवाल पूछना चालू करो ना, एसआईटी को पूछो, सीबीआई को पूछो। सुशांत सिंह के पिताजी ने उस दिन बहुत सही बात कहा कि हमको कोर्ट से अपेक्षा है, इस रशीद खान पठान साहब के पीआईएल से अपेक्षा है हमको कि इसमें अभी जो मैटर की सुनवाई चल रही है उसमें बहुत अच्छी चीज बाहर आएंगी। उसको भी अच्छा मतलब मोमेंटम मिला है उस बात को। लेकिन उनके सिस्टर ने भी एक बात कहा कि भाई आप इनको पूछ रहे, ठीक है, आप जाकर सीबीआई को पूछो ना, आप जाकर एसआईटी को पूछो। तो ये भी फैक्टर है इसका। तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं सवाल पूछ रही है? एक लड़की की मौत हुई है बलात्कार होकर के, प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं पूछ? यस, हाँ ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूं ये सब लोग ना पत्रकार जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर ईमानदार, हाँ शरद पवार जी, इसके बाद में, हाँ तो इनको सबको एक सवाल पूछे कि आप ये केस में आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सच बाहर लाया जाए करके। जब सीरियस ऑफेंस लग रहे हैं कि लड़की का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर जो सीरियस आरोप लग रहे हैं, ड्रग्स का आरोप लग रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा है, तो उसमें सच बाहर लाने के लिए ये मीडिया भी चुप दिख रहा है, ये विपक्ष भी चुप दिख रहा है, तो क्यों भाई आप शांत क्यों हो इसमें? तो ये सवाल भी इनको पूछना चाहिए। एसएसआर वॉरियर्स ने भी ट्विटर पे टैग करो उनको पूछो भाई ये सवाल उठ रहे हैं। तो आप महाविकास आघाड़ी के जितने लोग हैं, हेमंत सोरेन, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आपको स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, कोई सवाल नहीं पूछ रहा उनसे। अब तो एफिडेविट आ गया, हाँ, और राजदीप सरदेसाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे द वायर इतने बनाते रहे, द वायर नहीं पूछ रहा है, स्क्रॉल नहीं पूछ रहा है, द स्क्रॉल नहीं पूछ रहा, द वायर नहीं पूछ रहा। अब तुम्हारे ये अजीत अंजुम हो और जो भी हो तुम्हारे पत्रकार, सब लोग पूछे ना सवाल, जैसे अभी आशुतोष जी पूछ रहे हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून, रवीश कुमार, ये अभिशार शर्मा, पुण्य प्रसून, मैं नाम लेकर के हालांकि उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं रवीश कुमार, पुण्य प्रसून, अभिशार शर्मा, ये सवाल और अजीत अंजुम अभी देख ही नहीं रहे हैं। अजीत अंजुम को ये केस पता ही नहीं चल रहा है। और वो बानखेड़े जी, अशोक बानखेड़े, कहाँ है अशोक बानखेड़े जी? वो रोज जो चिल्लाते हैं टाइगर बनते हैं। दीपक शर्मा किधर है? दीपक शर्मा, संजय शर्मा, मैं सबका नाम ले रहा हूं, पूजा मिश्रा, संजय शर्मा, दीपक शर्मा, पूजा मिश्रा, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई,
साक्षी जोशी, ये जो फ्लीट तैयार है, तो अभी उनकी अंतरात्मा जगी नहीं रही है कि भैया ये एफिडेविट हो गया है, कोर्ट में चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने जो एडीआर जमा कर दी थी उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है उनका? कोई सवाल नहीं, क्यों? हाँ, और आशुतोष पाठक हो, अर्नब गोस्वामी जी हो, इवन नीलेश ओझा हो, हमारा ये कहना है ही नहीं कि उसको उठा के सीधा जेल में डालो भाई। हमारे जो प्रूफ है, हमारे एविडेंस है, ये अगर सही है तो जेल में डालो, नहीं है तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करो, हमारे खिलाफ एक्शन लो। लेकिन आपको वो भी नहीं चाहिए ना, आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी जनता सब देख रही है। तो अब जनता को इन सारे पत्रकारों से सवाल पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना कि भाई ये एफिडेविट हो गया है, केस ओपन हो चुका है, हियरिंग शुरू है, उसके बाद से रवीश भाई ने एक भी दिन कोई कार्यक्रम नहीं किया, अजीत अंजुम भाई ने नहीं किया, राजदीप भाई ने नहीं किया, पुण्य प्रसून भाई ने नहीं किया, अभिसार भाई ने नहीं किया, और ये सभी लोग उस वक्त जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे और कह रहे थे कि सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, सुपारी लिए हैं ये, और कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। नहीं, देखिए जिन जिन लोगों ने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने सुपारी लिया है, वो तो सब मुंह पर गिर गए। अभी उन लोगों पे मैं आपको एक ये बता रहा हूं, उन सभी लोगों को सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इसके तहत उन सभी लोगों को आरोपी बनाने वाले हैं कोर्ट में। मतलब वो ऑलरेडी दिया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो उसके और जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को अबला नारी कह करके प्रचारित किया, उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की, और इसीलिए वो बिलियनर जो है वो घूम रहा है, वो बिलियनर पहुंच गया प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटेलिजेंस ने कभी पूछा ही नहीं कि बिलियनर का रिकॉर्ड क्या है। मैं तो हैरान हूं साहब, ये बिलियनर पहुंच गया इंटरव्यू लेने के लिए प्रधानमंत्री जी का, ये कैसे पहुंच गया? इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं पूछा कि ये कौन है ये बिलियनर, इसका रिया चक्रवर्ती से क्या रिश्ता चल रहा है? पूछा क्यों नहीं? नहीं ठीक है ना, वो विषय उसको ठीक है, वो तो थोड़ा छोटा विषय, उसको थोड़ा बाजू में रखिए। अपन तो अभी मेन जो जहां फंस चुके हैं ना, ये बस उस पे आते हैं, वो वाला विषय बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये पत्रकार जिन पत्रकारों ने उस वक्त माहौल बनाया था और क्वेश्चन सवाल उठा रहे थे फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, और जो कुछ भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोलता था उसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता था कि साहब ये भगवान का वाक्य है, यही जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी जो भी सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, वो नाजायज सवाल है। उनको घसीटेंगे इस केस में, इन सभी महानुभावों को। आवाज आ रही है? फ्रिज कर गए, कोई बात नहीं, इंटरनेट की गड़बड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे नीलेश ओझा जी, बहुत लंबा आपने आज वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अब आपको, हमारे एसएसआर वॉरियर को, सुशांत और दिशा के चाहने वालों को यह जरूर भरोसा हो गया होगा कि हम लोगों के पास सबूतों की झड़ी लगी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ का टेस्ट होना है, और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। कोविड के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था, आज कोविड के मुद्दे पर देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, देख रहे हैं ना। अभी ट्रंप साहब ने और एलन मस्क ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है, तो गेट्स अब दबी पांव से इधर उधर भाग रहा है, और एंथनी फॉची को तो पार्डन दिया आखिरी दिन जाते जाते कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन वहां भी लीगल सारे लीगैलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो भी बचेगा नहीं। तो जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है, और इस देश में रूल ऑफ लॉ जरूर रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कानून के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, और पूरे देश का भरोसा जीतेंगे। ये भी हमको पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है। और नब आपको हमारे तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, आपने जो एविडेंसेस लाए हैं वो, और उसके बाद
क्यूवाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है और मुझे उम्मीद है कि हमें भी आपका साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सबूत जो अब आते जा रहे हैं, वो सबूत अब जोर जोर से अदालत में चिल्लाएगा और जज साहब का फैसला आएगा और ठाकरे और उनके गैंग के लिए जेल सजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। विदा लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो, ये बातचीत अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।